नमस्कार बच्चों, आज हम वन लाइनर फैक्ट्स में जो बात करने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक है वो डिटरमिनर्स, उस पर बात करने वाले हैं। और डिटरमिनर्स भी हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हम केवल ये चार डिटरमिनर्स, सम, एनी, मच, मैनी और साथ ही साथ तीनों आर्टिकल्स, इनको पढ़ेंगे। इनमें क्या करने वाले हम इनका पहले कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, इनके यूज का रूल समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इनको उदाहरण सहित समझेंगे। वे उदाहरण जो जनरली फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके चांस पूछने के बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं स्टेट असेसमेंट सेल डीपीआई में पदस्थ हूं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिटरमिनर्स, सम, एनी और मच, मैनी, इन चार को पढ़ेंगे। तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं? किसी संज्ञा की मात्रा या संख्या को दर्शाने वाले शब्द या उनकी ओर इंगित करने वाले शब्दों को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। इससे पहले कि हम डिटरमिनर्स पढ़ें, कुछ बेसिक सी चीजें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सम या एनी की। इन दोनों डिटरमिनर्स का यूज कुछ या थोड़ी बहुत चीजों के लिए किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सम का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। अब फिर एक सवाल खड़ा होता है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं। अगर हमको ये समझ में आएगा तब आप बहुत आसानी से डिटरमिनर्स को समझ पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं काउंटेबल नाउन क्या होती है। काउंटेबल नाउन जो है वो हम संख्या सूचक, या जिसको अपन हिंदी में कहते हैं गणनीय संख्याओं को कहते हैं, वो संज्ञा जिनको काउंट किया जा सके, अर्थात जिनके पहले 1 2 3 4 5 किसी भी संख्या को लिखकर काउंट किया जा सके। जैसे मेरे हाथ में क्या है, एक पेन, हम पेन्स को गिन सकते हैं, हम टेबल्स को गिन सकते हैं, हम चेयर को गिन सकते हैं, हम शर्ट को गिन सकते हैं। तो वो संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती है, अर्थात जो संख्या का निर्धारण करती हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जो मात्रा को शो करती हैं, अर्थात क्वांटिटी को शो करती हैं। जैसे शक्कर, दूध, चावल, पानी, सोना, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी संज्ञाएं क्वांटिटी में होती है। हम कभी ये नहीं कहते कि 2 पानी ले आओ, 2 शक्कर लाओ, क्योंकि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। जो संज्ञा मात्रा को रिप्रेजेंट करती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब हम इन डिटरमिनर्स को समझने का प्रयास करेंगे, अब बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करें सम की। सम का यूज अगर काउंटेबल नाउन है तो वो संज्ञा प्लूरल होना चाहिए, अगर अनकाउंटेबल है फिर तो हमें सिंगुलर प्लूरल की कोई दिक्कत है ही नहीं। एनी का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है और अनकाउंटेबल में। अब एक छोटा सा समस्या आती है कि सर काउंटेबल तो इसमें भी है और काउंटेबल इसमें भी है, तो अंतर कैसे पहचाने हम? तो अंतर ये है, सम का यूज सामान्यता, ये ध्यान रखना, सामान्यता, विशेष परिस्थितियों में अलग अपवाद होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, उनको हम उदाहरण से समझेंगे। अभी आप याद रखिए, सम का यूज सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कम चीजों के अर्थ में, अगर हमें किसी वाक्य में कम चीजों का या थोड़ी बहुत चीजों का अर्थ देना है, तब हम सकारात्मक वाक्य में सम का प्रयोग उस संज्ञा के साथ करते हैं। एनी का प्रयोग नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है, याद रखिएगा। एनी का प्रयोग नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है, सकारात्मक में प्रयोग एनी का नहीं होता। अब आते हैं हम मैनी और मच पर। मैनी और मच का प्रयोग बहुत या ज्यादा के अर्थ में होता है। अगर हमें काउंटेबल नाउन के बारे में बात करनी है तो मैनी का अर्थ प्लूरल में होगा और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल में होता है। चूंकि इन संज्ञाओं को हम गिन ही नहीं सकते, ये मात्रा सूचक है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल का कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, यहां मैंने निगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं लिखा है, उसका कारण यह है कि मैनी और मच का प्रयोग सकारात्मक, नकारात्मक या प्रश्नवाचक, इससे वाक्य की प्रकृति का असर नहीं होता है, ये किसी भी वाक्य में उपयोग हो जाते हैं। अब इनको हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य, माई मदर गेव मी ब्लैंक ऑरेंजेस टू ईट। जब भी आपके पास कोई वाक्य आता है बेटा, तो पहला तरीका यह होता है कि हम पहले अपने उत्तर की प्रायिकता या हमारी जो संभावना है सही होने की, उसको बढ़ाएं। सबसे पहले जो उत्तर गलत हो उसे हटाने का प्रयास किया करो। जैसे इस वाक्य को हम समझने का प्रयास करें, शुरू के 2-4 आपको उदाहरण में समझाने का प्रयास करूंगा, फिर हम केवल उत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम ये देखें कि ये जो शब्द है ऑरेंजेस,
ये प्लूरल संख्या है, नाउन है, प्लूरल नाउन है यानी काउंटेबल नाउन है, तो मच यहां यूज नहीं होगा, तो मच हमसे यहां विकल्प में से हट गया। अब हमारे पास बचते हैं दो विकल्प, सम और एनी। तो अगर हम इस वाक्य में देखें कि ना तो इस वाक्य में कहीं नोट लगा हुआ है और ना ही इस वाक्य में सहायक क्रिया आगे आके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ना तो ये प्रश्नवाचक है और ना ही ये नकारात्मक है, इसलिए इस वाक्य में एनी भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास अब एक ही विकल्प बचता है और उसका कारण भी समझ में आ गया कि नाउन प्लूरल है, वाक्य अफर्मेटिव है, तो हमारी अगर हम देखें तो पिछले पेज की दोनों शर्तें हमारी लागू होती हैं, प्लूरल है और वाक्य सकारात्मक है, इसलिए इस वाक्य में काय का प्रयोग होगा, सम का। अगला उदाहरण देखें, आई हैव नॉट सीन मूवी दिस वीक। फिर इस वाक्य को देखें तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है, नॉट। अगर नॉट आ गया तो सम विकल्प में से हट गया। अब बचता है एनी और मैनी। मैनी भी नेगेटिव में लगता है और एनी भी नेगेटिव में लगता है, लेकिन मैनी के साथ एक समस्या है कि मैनी हमेशा प्लूरल संज्ञा के साथ लगता है। तो अगर यहां मूवीज होता तो मैनी भी सही होता, लेकिन चूंकि मूवी है इसलिए मैनी नहीं लगेगा। अब एनी की दोनों शर्तें लागू हो गई, सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो तो सिंगुलर नाउन है प्लस वाक्य नेगेटिव है, इसलिए यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो एनी होगा। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर को, ये देखिए। अब अगला देखते हैं हम, डिड यू ब्लैंक फ्रॉम, अच्छा इसमें एक क्रिया मिस हो गई है, डिड यू, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, बाय क्रिया में से इसमें से, ठीक है। डिड यू ब्लैंक बाय बुक फ्रॉम द शॉप। अगर हम देखें तो वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई है, इसका मतलब ये वाक्य इंटेरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है। और जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो सम नहीं लगता और मच इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बुक काउंटेबल नाउन है, तो हमारा उत्तर एनी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज एनी। अगला देखें, ही हैज नॉट गॉट ब्लैंक मनी नाउ। हमारे पास ये एक और उदाहरण है, इसको नोट करें हम तो हम देखेंगे हैज नॉट, ये हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है हैजंट, इसका मतलब ये वाक्य भी नेगेटिव है और जब वाक्य नेगेटिव होता है तो आंसर इज एनी। अच्छा मैनी हो सकता था, लेकिन मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसलिए मैनी भी गलत है और अफर्मेटिव में नेगेटिव में सम लगता नहीं है, इसलिए यहां भी आंसर आपका एनी होगा। अगला वाक्य, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक कॉफी। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है और अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है और इसको याद रख लीजिए, इसको ध्यान भी रखिएगा, जनरली ये वाक्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैंने आपसे यहाँ जब पहली स्लाइड आपको बताई थी तब मैंने आपसे कहा था कि सम का प्रयोग सकारात्मक, सामान्यतः सकारात्मक में होता है और एनी का प्रयोग सामान्यतः नकारात्मक या प्रश्नवाचक। सामान्यतः का मतलब होता है कि इसका मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जब इसके उलट कोई नियम होता होगा। तो ये नियम ये है, अगर किसी प्रश्न से, अच्छे से सुनिएगा इस बात को, अगर किसी प्रश्न से हमें निवेदन या प्रपोजल का बोध हो रहा हो, रिक्वेस्ट या प्रपोजल का बोध हो रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों में हम एनी का प्रयोग नहीं करते। ऐसे प्रश्नों में भले वो प्रश्नवाचक है, सम का प्रयोग होगा अगर हमें किसी वाक्य से यह समझ में आ रहा है कि उस वाक्य से प्रपोजल या रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो वुड यू, क्या आप थोड़ी चाय पिएंगे, तो ये प्रपोजल होता है। इन वाक्यों को पहचानने का एक तरीका और ट्रिक जो है वो याद रख लीजिए। अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य विल, वुड या कैन, कुड से प्रारंभ हो रहा है तो ध्यान रखिएगा उनमें हम एनी नहीं लगाएंगे, हम वुड लगाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं लिख के, कैन आई हैव ब्लैंक सुगर इन टी। वाक्य प्रश्नवाचक है, कैन से है तो एनी लगना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कहा ना
मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाई थोड़ी सी चाय में शक्कर मिल जाएगी, इसका मतलब आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। और जब रिक्वेस्ट हो और कैन, कुड, विल, वुड से वाक्य प्रारंभ हो तब सम का यूज होगा। तो याद रखिएगा सम एनी के अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये उदाहरण याद रख लिए तो हमारा एग्जाम में 1 नंबर कंफर्म है। इसका आंसर चेक कर लें एक बार, देखिए इसका आंसर सम है। अब कुछ उदाहरण हम मच मैनी के समझने का प्रयास करते हैं। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब अगर हम ये देखें तो वाक्य ये इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्रकृति का है। तो अगर हम देखें कि आज कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, कितने और कितना, कितने मतलब होता है हाउ मैनी, और कितना या कितनी तो हाउ मच, ध्यान रखिएगा। तो आज कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं तो हमारा आंसर हो गया मैनी। और अगर मैं ये कहता कि आज कितना पानी, कितनी शक्कर, कितने चावल, अगर इस प्रकार की होती क्वांटिटी के बारे में अगर प्रश्न कर रहा होता तो हमारा उत्तर होता मच। देखें इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, मैनी। अब दूसरा उत्तर देखें, हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। चाय में आप कितनी शक्कर लेते हैं, इसका मतलब मात्रा की बात हो रही है, और जब मात्रा की बात होती है तो हम मच का प्रयोग करेंगे, मैनी या एनी का नहीं। आगे देखें, अब हम केवल उत्तर पर चर्चा करते चलेंगे। देयर आर फ्लावर्स इन गार्डन। बगीचे में फूल कितने होते हैं, कम होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। चूंकि वाक्य सकारात्मक है तो एनी का प्रयोग नहीं होगा, फ्लावर्स काउंटेबल है इसलिए मच का प्रयोग नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा मैनी, कि बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। आगे देखें, ही स्पीक्स ब्लैंक डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो बहुत सारी विभिन्न भाषाएं बोलता है। वाक्य सकारात्मक है तो एनी नहीं लगेगा। हमारा अर्थ बहुत सारे के में है इसलिए सम भी नहीं लगेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया मैनी। अगला उदाहरण देखें, देयर इज नॉट वाटर इन द लेक दिस ईयर। इस साल झील में बहुत सारा पानी नहीं है। नॉट आ गया तो एनी भी सही हो सकता है और मच भी सही हो सकता है, लेकिन अगर हम यहां देखें तो एनी विकल्प में नहीं दिया, इसलिए हमारा जो आंसर है वो वाटर के अनुसार मच सही होगा। तो उम्मीद है इतने डिटरमिनर जो हमने 4 डिटरमिनर्स पढ़े वो आपको समझ में आ गए होंगे, और इन डिटरमिनर्स को हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इनके बाहर जनरली उदाहरण नहीं पूछे जाते। अब आगे बात करेंगे हम आर्टिकल्स पे। हम 3 आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल्स को समझने का प्रयास करते हैं। ही इज एन इंजीनियर और ही हैज बॉट एन अम्ब्रेला। दोनों में आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो सबसे पहले ए और एन को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल ए कहां लगता है, एक तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, और साथ ही साथ कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, यानी व्यंजन जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन की ध्वनि होना चाहिए। एन का प्रयोग कहां होता है, नाउन सिंगुलर होना चाहिए और ध्वनि जो है वो वॉवेल साउंड होना चाहिए, यानी स्वर। अब अगर हम इनको देखें तो ही इज एन इंजीनियर। अब हम इंजीनियर को लिख के, एक बात याद रखना, जब भी हम ए और एन को लगाएं तो आप अंग्रेजी के साउंड पे ना जाएं। भले अंग्रेजी के 5 वॉवेल आपको याद रखना पड़ेंगे, ए ई आई ओ यू, लेकिन आर्टिकल ए और एन के यूज के समय हम ध्यान रखें कि हमें हिंदी का साउंड ध्यान रखना है, हिंदी में वो कैसा साउंड दे रहा है। तो अगर हम देखें इंजीनियर तो ई हमारी स्वर होती है, इसलिए इसमें एन लगा हुआ है। अम्ब्रेला में आ से शुरू हो रहा है, इसलिए ये भी स्वर है, इसलिए इसमें एन लगा हुआ है। अब लेकिन इतने सरल एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जो पूछे जाने वाले हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी या विरोधाभासी, जैसे अंग्रेजी में ध्वनि कुछ और लग रही हो या दिख रहा हो
और हिंदी में ध्वनि कुछ और आ रही हो। जैसे अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो अगर हम देखें तो यू जो होता है वो अंग्रेजी में स्वर माना जाता है। तो अब अगर हम सामान्य से सिद्धांत पे चलते हैं तो स्वर में के पहले तो एन लगना चाहिए, लेकिन यहां क्या लगा हुआ है, ए। कारण कि अब हम यूनिवर्सिटी को लिख के देखें, यूनिवर्सिटी या से शुरू हो रहा है और या हिंदी में व्यंजन ध्वनि होता है, इसीलिए मैंने कहा व्यंजन ध्वनि पे ध्यान रखिएगा। तो या जो है वो व्यंजन ध्वनि है, इसीलिए ए का प्रयोग हुआ है। अब बात करें हम एस डी ओ। एस जो है वो व्यंजन होता है अंग्रेजी में, लेकिन अगर हम इसको लिख के देखें एस डी ओ, तो ये ए से प्रारंभ है और ए हिंदी में स्वर की ध्वनि होती है, इसलिए इसमें एन लगा हुआ है। और इस तरह के एग्जाम्पल ही आपको ए और एन के आर्टिकल जनरली एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस फैक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक बार फिर बता रहा हूं, जब भी ए और एन में कंफ्यूजन हो तो उसका दिए गए शब्द का हिंदी उच्चारण एक बार अपनी रफ कॉपी पे लिख के एग्जाम में देख लेना। चलिए अब कुछ अभ्यास करते हैं इन्हीं का। यू आर ब्लैंक ऑफिसर, एनसीसी ऑफिसर, ये दिखने में क्या लग रहा है हमें, एन व्यंजन लग रहा है। एक बार लिख के देख लें, एन सी सी, इसका मतलब ये स्वर है, तो क्या लगना चाहिए, एन। अगला एग्जांपल, ही इज एन आवर लेट, तो एच व्यंजन जरूर है लेकिन हम इसको बोलते आवर। अगर आवर यानी आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए इसमें भी एन लगेगा। अगला एग्जांपल, हर अंकल इज ब्लैंक एमएलए, ये भी व्यंजन दिख रहा है लेकिन अगर हम पढ़े एम एम, तो ए से प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब ये भी स्वर की ध्वनि है, एन लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई वांट टू बिकम ब्लैंक आईपीएस, ये कॉमन सा है, हिंदी और अंग्रेजी में समान है, आई भी स्वर है और अगर हम जब लिखते हैं तो भी आई आता है, आ आता है, इसलिए एन इसमें भी लगेगा। हिज ब्रदर इज आरजे, आरजे का वैसे फुल फॉर्म होता है रेडियो जॉकी, अगर रेडियो जॉकी पूरा लिखा होता तो लगता ए, लेकिन आर आ आर, इसलिए आ है। अगर आप लिख के देखें एक बार, इसको अभी मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, इसको लिख के अगर हम देखें तो आर जे, ये सभी के सभी एम एल ए, आवर, एन सी सी, ये सब स्वर से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए इसमें भी एन लगेगा, ये ध्यान रखेंगे हम। कुछ और एक उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। आई है 1 रुपी नोट, अब ये ओ क्या लग रहा है, ओ हमें ऐसा लग रहा है कि ये अंग्रेजी का स्वर है, तो हम इसमें एन लगा देते हैं, लेकिन नहीं, इसको भी लिख के देखो, 1, तो 1 में वा जो है वो व्यंजन, हिंदी में व्यंजन ध्वनि है, इसीलिए इसमें ए लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये 1। इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं, यूरोपियन कंट्री, ये इस्तेमाल होना चाहिए था, ब्रिटेन इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री, तो दिखने में ई स्वर हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे तब हम ये पाएंगे कि ये यूरोपियन या से शुरू हो रहा है, जैसा यूनिवर्सिटी में था ना, ऐसी स्थिति इसमें, इसलिए इसमें भी ए लगेगा। चेक करें इसका आंसर। अगला, ही इज यूनिवर्सिटी स्कॉलर, यूनिवर्सिटी का एग्जांपल हम देख चुके हैं, तो ये भी व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होता है, इसलिए ए लगेगा। इनके अलावा ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं आते, आपको इन्हीं उदाहरण पर फोकस करना है। अब कुछ एक उदाहरण आर्टिकल दा के जो जनरली पूछे जाते हैं। ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आर्टिकल दा, लेकिन उनके पीछे का कारण समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आर्टिकल दा का यूज होना है, क्यों, तो याद रखिए जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होते हैं उनमें आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ताजमहल हुआ, आपका रेड फोर्ट हुआ, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी हुई, एलिफेंट टावर हुआ, ये ऐतिहासिक स्मारक या इमारत हैं,
इनके नाम के पहले हमेशा आर्टिकल दा लगता है। जो फैक्चुअल चीजें आर्टिकल दा की वो हमको याद होना चाहिए, जैसे नदियों के आगे आर्टिकल दा लगता है, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल दा लगता है, सागरों महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल दा लगता है, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल दा लगता है। ये छोटे छोटे तथ्य आर्टिकल दा के हमें याद होना चाहिए, तो फिर हमारे नंबर कहीं नहीं गए। एक और उदाहरण देखें, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नदियों और महानदियों के नाम के पहले आर्टिकल दा लगता है। ये देखिए, अगला उदाहरण देखें, अंकित इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अंकित कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। तो याद रखिए ये टॉलेस्ट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो विशेषण की 3 डिग्री जो होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट। जो तीसरी फॉर्म होती है जिसको हम सुपरलेटिव के नाम से जानते हैं, उसमें हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा। इनको पहचानने का तरीका ये है कि सामान्यतः इनमें ईएसटी लगा होता है या इन मूल विशेषण के पहले मोस्ट लगा रहता है। जैसे मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट कलरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल या बिगेस्ट, टॉलेस्ट, क्विकेस्ट, ये सबकी सब सबकी सब सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। अब अगला, मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो मैंने आपको बताया था अभी, जो ग्रह और उपग्रह होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल दा लगता है। तो याद रखना, अगर आप ये सारे उदाहरण अच्छे से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके 2 नंबर एग्जाम में कंफर्म है। या आज के जो क्लासेस थी उसके लिए इतना ही। अगले क्लास में हम कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।